हेलो एवरीवन। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसका नाम है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। हम लोग देखेंगे कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, उसके अलावा इनका कंपैरिजन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और कौन कौन से पायनियर्स हैं जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, और हिस्ट्री ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास इंट्रोडक्शन कि टाइम पीरियड कौन सा रहा है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का। तो 1950s और 1990s का जो टाइम पीरियड है ये है पोस्ट कॉलोनियल का टाइम पीरियड। इस दौरान जो थे लोग वो उठ खड़े हुए थे अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए और पेट्रियोटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। लोग जो थे अपनी नेशनैलिटीज़ आइडियोलॉजीज़ के लिए उठ खड़े हुए थे, उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दी थी, मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो उस टाइम पर पीक पे था। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, और डी कॉलोनाइजेशन, डी मीन टू ब्रेक, यानी कि कॉलोनीज़ का टूटना। कॉलोनीज़ जब टूट रही थी उसके बाद कौन सा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है कॉलोनियलिज्म के बाद? पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है ये वो लिटरेचर है जो कि हाईलाइट करता है सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स को। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये वो राइटिंग्स और रीडिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि इमर्ज हुई हैं इन रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल क्रूअल एक्सपीरियंस आउटसाइड यूरोप, यानी कि यूरोप ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अपनी कॉलोनीज़ कायम कर रखी थी और लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहा था, इन कॉलोनीज़ का उन दूसरे कल्चर्स और सोसाइटीज़ के ऊपर जो इम्पैक्ट रहा है उसको स्टडी करते हैं। और उसके बाद की जो राइटिंग्स हैं वो हम किस में कवर करते हैं? इस रिस्पॉन्स में, यानी कि जो क्रूअल एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों का जहाँ पर कॉलोनीज कायम की हुई थी यूरोप ने, तो वो सारे का सारा क्या है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। अच्छा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है इसने जन्म लिया था 3 स्टेजेस में के बाद। ठीक है, लोग जो थे वो उनके बारे में थोड़ी सी उनको अवेयरनेस आ गई थी, वो सोचना समझना शुरू कर दिया था उन्होंने कि ये जो कॉलोनाइजर्स हैं इन्होंने इनकी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ है, यानी कि इनकी खुद की आइडेंटिटी जो है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि इनका कल्चर सारा कुछ जो क्या है वो इन्फीरियर है, ओवरलैप कर गए हैं, डोमिनेट कर गए हैं कॉलोनाइजर्स। ठीक है। अच्छा, इस जब हम पोस्ट कॉलोनियल और कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइजर कौन से होते हैं? जो कि आके कॉलोनी बनाते हैं, और कॉलोनाइज्ड कौन से हैं? जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही होती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जी इन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दी थी अपने कल्चर और पॉलिटिकल मूवमेंट्स के थ्रू, और दोबारा क्या कर लिया था? इन कॉलोनीज़ को ख़त्म कर दिया था। और लोगों के पास थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई थी कि वो कल्चरल ओवरलैप को क्या कर लें? ख़त्म कर लें, क्योंकि जो दूसरा कल्चर था, यानी कि जो कॉलोनाइजर्स का कल्चर था वो इनके अंदर मिक्स हो रहा था, यानी कि मल्टी कल्चर्स जो थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे, उनकी अपनी जो आइडेंटिटी थी वो लॉस्ट हो रही थी। फिर है जी हमारे पास कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म का रिलेशनशिप कि क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इन रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियलिज्म जो हमारे पास राइटिंग्स हैं वो क्या हैं? पोस्ट कॉलोनियलिज्म की। तो जो कॉलोनीज़ बनाई गई थी, कौन किन्होंने बनाई थी? यूरोपियन नेशंस ने जो अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी। उसके अलावा वो उनका मोटिव क्या था? वो जब स्टार्ट में आए थे उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी, वो कहते थे कि ये जो दूसरे लोग हैं, यानी कि अफ्रीका में, यानी कि वो अफ्रीका में भी उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी और सब कॉन्टिनेंट में भी। ये तो अब सबको पता होगा, इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं और बांग्लादेश के, इन सबको पता है कि बरसगीर पाक व हिंद पर किसकी हुकूमत रही है? सबसे पहले इन बरतानिया की। उन्होंने आके कॉलोनीज़ बनाई थी। उनका मोटिव क्या था? वो लोग क्या करने आए थे? स्कूलिंग करने आए थे। वो कहते थे कि ये जो यहाँ के लोग हैं वो बारबैरिक हैं, उसके अलावा इनको ना ये अनसिविलाइज्ड है। हम लोग क्या करने आए हैं? इनकी तरबियत करने आए हैं, इनको स्कूलिंग देने आए हैं, इनको सिखाने आए हैं, क्योंकि ये लोग क्या है? सिविलाइज्ड नहीं है, हम लोग इन्हें सिविलाइज्ड बनाने आए हैं। वो मकसद तो इससे आए थे, लेकिन यहाँ पे आकर खुद ही बस गए थे और दूसरा इनके ऊपर हुकूमत शुरू कर दी थी, इन लोगों को सुप्रेस करना शुरू कर दिया था। अच्छा जी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये फंडामेंटल पार्ट है कॉलोनियलिज्म का। उन्होंने आकर इनके ऊपर जुल्म सितम शुरू कर दिया था, ब्रुटैलिटी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, तो उसके अलावा रेसिज्म भी स्टार्ट हो गया था। ये हो गया इनका रिलेशन। कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म क्या है? ये जो टाइम पीरियड, ये कॉलोनियलिज्म अभी बात की हम लोगों ने कि ब्रिटिश का जो ये राज रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, तो उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी और दूसरा यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके ऊपर हुकूमत करने में। तो ये सारे का सारा क्या है? यानी कि रिमोट कंट्रोल, इनकी जो टेक्निक रही है दूसरों को कंट्रोल करने की, इसे क्या कहते हैं? कॉलोनियलिज्म। अच्छा, इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म में क्या होता है? कॉलोनियल पावर का रूल होता है। वो हमने देखा है ब्रिटिश में, इन्होंने ब्रिटिश जो कॉलोनीज़ बनाई गई थी वो यूरोप के ऊपर, उसके अलावा यूरोपियन जो कॉलोनीज़ बनाई गई थी वो सब कॉन्टिनेंट में बनाई थी, और अफ्रीका में भी इन्होंने यही कुछ किया था, वहाँ पे जाके अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी। और दूसरा पूरी दुनिया में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में
जो अब यानी कि यूनाइटेड किंगडम के नाम से है, वहाँ पे भी जाके पहले अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ तो बना ली हैं, ठीक है, यानी मोटिव पीछे यही रहा था कि हम लोग यहाँ आए हैं सिविलाइज्ड करने के लिए, लेकिन दूसरा इन्होंने आके कॉलोनाइज्ड को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि रिमोट कंट्रोल टेक्निक जिसे हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं वो शुरू कर दी थी। उसका क्या मतलब है कि इन्होंने अच्छा ठीक है, वैसे फिजिकली तो स्लेव बना लिया है, लेकिन मेंटली भी स्लेव बनाना स्टार्ट कर दिया था कि उनकी लैंग्वेज जो है वो कहते थे कि वो सुपीरियर है, अपनी लैंग्वेज को उन्होंने डोमिनेट कर दिया था, सारी की सारी रस्म व रिवायात भी अपनी राइज करना चाहते थे, ठीक है। जो इफ़ेक्ट्स हैं कॉलोनियलिज्म के, वो फिर काजिज़ बने थे पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो इफ़ेक्ट्स हैं वो है ऑपरेशन। हम लोग बात कर चुके हैं कि वो यही कहते थे कि ऑपरेशन जो है वो फंडामेंटल पार्ट है। जो राइटर्स लिखते हैं पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स वो ये लिखते हैं कि ऑपरेशन जो है वो फंडामेंटल पार्ट है कॉलोनियलिज्म का, क्योंकि ये इफ़ेक्ट रहा है इफ़ेक्ट है कॉलोनियलिज्म का। ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, काजिज़ होंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म के। सुप्रेशन है, सब्जुगेशन है, एक्सप्लॉयटेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, अनस्टेबिलिटी इन रिलेशंस, ये सारे के सारे क्या हैं, इस कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स हैं जिन्होंने जन्म दिया है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को। अगर हम देखें इनकी सिमिलैरिटीज़, दोनों जो हैं वो लिटरेचर टाइप्स हैं, उसके अलावा दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो कॉलोनाइजेशन से ही रिलेटेड हैं। एक तो कॉलोनाइजेशन जो कॉलोनियलिज्म है वो क्या है, कॉलोनीज़ बनाई गई हैं, और जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है वो उसके अगेंस्ट जो लिखते हैं ताकि वो कॉलोनीज़ जो है वो टूट जाएँ। ये सारी दोनों क्या है, कॉलोनाइजेशन से ही रिलेटेड हैं। उसके अलावा डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो है ये इसमें किस बारे में बात की जाती है, कॉलोनियल पीरियड के बारे में, और ये उस एस्पेक्ट से देखते हैं यानी कि जो कॉलोनाइजर्स हैं वो अपने बारे में लिखते हैं और दूसरा लोगों को अपने बारे में अपनी लैंग्वेज में लिख के बताते हैं। जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है ये लिटरेचर है इस यानी कि इन रिस्पॉन्स टू, यानी कि इसके कॉन्सिक्वेंस में कॉलोनियलिज्म के रिस्पॉन्स में लिखा गया था। फिर है जी ये जो कॉलोनियल लिटरेचर है इसका पर्पस क्या था, ये जो था ये डील करता था एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल पीरियड, यानी कि दोबारा से वही बात हो गई कि इसका पर्पस भी क्या था अपने यानी कि कॉलोनियलिज्म के बारे में और जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके बारे में लोगों को बताना, ठीक हो गया, उससे ही यानी कि सुपीरियरिटी देना। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है ये एम्फोसाइज करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनियलिज्म को। अच्छा, अब जो इसमें लिटरेरी वर्क्स हैं वो कॉलोनाइजेशन के टाइम पीरियड के रहे हैं, यानी कि जो अब कॉलोनाइजर्स थे वो उन्होंने अपनी ही सुप्रीमेसी दिखाई है, अपनी ही सुपीरियरिटी दिखाई है। अब जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के जो वर्क्स रहे हैं उनमें क्या किसके बारे में बात की गई है, डिकोलोनाइजेशन के बारे में बात की है, स्ट्रगल्स के बारे में बात की गई है, और सारा जो है पेट्रियोटिक मूवमेंट्स हैं उसके बारे में बात की गई है। अब ये जो इनमें थीम्स यूज़ किए गए हैं कॉलोनियल लिटरेचर में वो थीम है पर्सनल एडवेंचर्स, डिस्कवरीज और रिलीजियस एवेंजलिज्म। अब क्या है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, जो कॉलोनियलिस्ट थे, कॉलोनाइजर्स थे, वो दूसरों के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने उनके लिए तो ये सारा कुछ क्या था, डिस्कवरी था, एडवेंचर था, तो उन्होंने तो यही कुछ लिखना था। अब जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है उसमें जो थीम यूज़ किए गए हैं इंडिपेंडेंस के हैं, रेशलिज्म है, पैट्रियोटिज्म है, उसके अलावा क्या थी पर्सनल जो उनकी आइडियोलॉजी को रीगेन करने की, आइडेंटिटीज़ को रीगेन करने की जो सारी की सारी स्ट्रगल है वो दिखाई गई थी। अब जो राइटर्स हैं वो कॉलोनाइजर्स ही थे कॉलोनियल लिटरेचर में, यानी लेकिन जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के राइटर्स थे उनमें वो लोग थे जिन्होंने कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लिखा था, उसके रिस्पॉन्स में लिखा था। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के जो फंक्शंस हैं उसका सबसे पहला तो फंक्शन ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया था, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने सबसे पहले अवेयरनेस दी थी लोगों को कि जो कॉलोनाइजर्स हैं ये लोग तुम्हें क्या कर रहे हैं, सुप्रेस कर रहे हैं, तुम लोगों की आइडेंटिटी को फेड कर रहे हैं। यहाँ पे सुप्रीमेसी के बारे में उन्हें बताया था कि यहाँ ये हमें क्या बनाने आए हैं, गुलाम बनाने आए हैं, तुम लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसके अलावा दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव मोड्स हैं, यानी कि जो यूरोप ने अपनी हर जगह जो सियासतें कायम की हुई थी, एक इनकी जो कॉलोनीज़ कायम की हुई थी उनको ख़त्म करने के लिए, उनके अगेंस्ट लिखने के लिए, ये सारा का सारा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है उसके अगेंस्ट लिखा गया है, ठीक हो गया। यानी कि लोगों को बताना, उनको मोटिवेट करना कि हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। प्रोटैगनिस्ट जो है वो पहले तो अपना जी मुल्क छोड़ के चला जाता है, दूसरे मुल्क में जाके बस जाता है, वहाँ पे जो कुछ वो फेस करता है दोबारा से आके अपने लोगों के लिए उसकी जो सारे के सारी स्ट्रगल है वो दिखाई गई है। जो स्ट्रगल और अपोजिशन है वो अगर पढ़ा हो किसी ने, अ पैसेज टू इंडिया, हम लोग इसे कवर करेंगे, तो अ पैसेज टू इंडिया यानी कि ये किसके बारे में, अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म है। उसमें क्या दिखाई गई है, स्ट्रगल दिखाई गई है, अपोज कर रहे हैं लोग ताकि उस कॉलोनीज़ को ख़त्म करने के लिए। कन्फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटीज़ है, क्योंकि या इसमें क्या किस चीज़ के बारे में बात की गई है, मल्टी कल्चरलिज्म की।
ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म की, क्योंकि वे जो कॉलोनाइजर्स थे उनका भी कल्चर और जो कॉलोनाइज थे उनका भी कल्चर क्या हो गया था, हाइब्रिड हो गया था। अब हम अगर बात करें कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स हैं, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं, वो किस में लिखते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। हालांकि चाहिए तो ये था कि वो अपनी नेशनल लैंग्वेज में सॉरी अपनी वो उस कोलिक्वल लैंग्वेज में लिखे ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। अब इसमें वो किसकी यूज़ कर रहे थे, उन कॉलोनाइजर्स की ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे ताकि उनका मैसेज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कन्वे हो जाए। ठीक हो गया। अब जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अप्रोप्रिएशन, मेटा नैरेटिव्स, कॉलोनियल डिस्कोर्स, चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, रीराइटिंग हिस्ट्री, डिकोलोनाइजेशन स्ट्रगल्स और नेशनलिज्म। इसके अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उन्होंने कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज में लिखा है। चाहिए तो ये था, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, चाहिए तो ये था कि उनको चाहिए था अपनी कोलिक्वल लैंग्वेज में लिखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे उनका जो मैसेज है वर्ल्ड वाइड कन्वे किया जाए, इसलिए उन्होंने उनकी राइटिंग को अडॉप्ट किया। लेकिन उसमें क्या किया, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर दी, यानी कि उसमें उन्होंने मैगजीन्स ऐड कर दिए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स ऐड कर दी, अपना स्टाइल और अपने उन्होंने फ्रेजेस और टर्म्स जो थी, अपनी नेटिव टर्म्स और नेटिव फ्रेजेस जो थे वो सारे के सारे डाल दिए हैं। यानी क्या दिखाया है उन्होंने, इसमें गुस्सा दिखाया है, अपना अग्रेशन शो किया है कि अपने जो कॉलोनाइजर्स हैं, जिनकी यानी कि जिन्होंने इन्हें क्या किया हुआ है, कॉलोनाइज किया हुआ है, जो लोग इनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज उठा ली है। लैंग्वेज तो उनकी यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनके रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, अपनी क्या नेटिव टर्म्स जो हैं, नेटिव फ्रेजेस जो हैं, उन सब का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अप्रोप्रिएशन ऑफ लैंग्वेज हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे नंबर पर हमारे पास मीटा नैरेटिव्स। अब ये क्या है कि कॉलोनाइजर्स जो थे वो पसंद करते थे कि जो उनकी राइटिंग्स हैं वो इस स्टाइल में हो, जैसे कि हम लोग क्या बयान कर रहे हैं, एक स्टोरी सुना रहे हैं दूसरे को। जैसे कि एक क्योंकि ये जो स्टाइल है ये अफ्रीकन का रहा है, उनके जो भी लिटरेचर रहा है वो रिटन नहीं बल्कि स्पोकन होता था। वो लोग एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे, अपने क्या करते थे, जो पोइट्री थी वो एक दूसरे के लिए सिंग करते थे, पोइट्री वो भी गाते थे एक दूसरे के लिए, और सारी की सारी स्टोरीज जो थी वो भी एक दूसरे को सुनाते थे। लिखा हुआ जो था उनका रिटन लिटरेचर नहीं था। तो इन्होंने क्या किया है, जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने भी इस स्टाइल को पसंद किया। वो कहते थे कि हमारा जो लिखा हुआ लिटरेचर हो वो ऐसे हो जैसे हम लोग ना एक स्टोरी को सुना रहे हों, किसी को स्टोरी सुना रहे हों। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किए, एक सर्टन उनने जो अपने रूल्स बनाए ताकि क्या किया जाए, इस स्टाइल को अपनाया जा सके कि जो राइटिंग है वो इस स्टाइल में लिखी जाए जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हों, एक दूसरे को सुना रहे हों, यानी कि एक रिटन जो है वो स्पोकन के स्टाइल में लिखा जाए। ठीक हो गया। अब कॉलोनियल डिस्कोर्स क्या है, वो लोग ये जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने स्टेटमेंट्स ली अपनी राइटिंग्स में, उन चीज़ों को ऐड किया जो कि कॉलोनाइज्ड की थी, स्टेटमेंट्स, ओपिनियंस और उनके जो कौन से, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से लिए हैं, कॉलोनाइजर्स के पर्सपेक्टिव से। इसमें यानी कि इस लिटरेचर में हम लोगों को देखने को मिलता है कॉलोनाइजर्स ने लिखा है स्टेटमेंट्स को कॉलोनाइज्ड के अपने पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये सारे के सारे जो थी उनकी अपनी ओपिनियंस थी, उन्होंने जो रिस्पॉन्स में लिखा है, जो भी उनके ख़िलाफ़ लिखा है, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है उससे जो शो किया है वो भी उन्होंने अपने ही पर्सपेक्टिव से दिया है। कॉलोनाइजर्स ने अपने पर्सपेक्टिव से लिखा और जो कॉलोनाइज थे उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से एक ही लैंग्वेज इंग्लिश में उन्होंने लिखा। रीराइटिंग हिस्ट्री, जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे वो ये कहते थे कि ये जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं इनका, यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, इनका तो कोई अपनी पहले हिस्ट्री रही ही नहीं है कॉलोनियलिज्म से पहले। तो वो लोग कहते थे कि तुम लोग को क्या दे रहे हैं, हिस्ट्री दे रहे हैं, आगे जब तुम लोग जाओगे तो तुम लोगों के लिए हिस्ट्री क्या होगी, यही कि ब्रिटिश जो था, यूरोपियन जो नेशंस हैं वो लोग क्या कर रही हैं, तुम्हारे ऊपर रूल करती रही हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उनकी जो प्रोग्रेस थी, क्योंकि हम लोग स्टार्ट में ही ये बात कर चुके हैं, जो कॉलोनाइजर्स थे उनका मोटिव क्या था, वो स्कूलिंग के लिए आए थे इन लोगों की, जिनके सब कॉन्टिनेंट के या फिर अफ्रीका के जो लोग थे उन लोगों की स्कूलिंग के लिए आए थे। उन लोगों को ये लगता था कि ये अनसिविलाइज्ड हैं, इनमें तो कोई तालीम ही नहीं है, तो वो इन्हें क्या करने आए थे, सिविलाइज्ड बनाने आए थे। और उनका कहना यही था कि हम लोग तुम्हारी क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री लिख रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो हमारे पास्ट में हो चुका है 1950s में, 1990s में, तो ये क्या है, हमारे लिए हिस्ट्री ही है। अच्छा जी, डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल्स, इसमें इनके फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल दिखाई गई है। जैसे कि इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास नाम आते हैं वो हैं कायदे आज़म, सब कॉन्टिनेंट के महात्मा गांधी, इंडिया के लिए उन्होंने स्ट्रगल की थी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने स्ट्रगल की है पॉलिटिकल वे में, और क्या किया है, उन्होंने कॉलोनीज़ को ख़त्म किया है। कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई है, इनके डीकोलोनाइजेशन के लिए जो स्ट्रगल की गई हैं वो किस किस की रही हैं, उनमें इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लीडर्स के नाम आते हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं।
और जी उसके बाद है नेशनलिज्म। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पे आइडेंटिटी क्राइसिस जो था वो पीक के ऊपर था। लोग जो थे उठ खड़े हुए थे अपनी आइडियोलॉजीज़ को सेव करने के लिए, अपने नेशनैलिटीज़ को सेव करने के लिए, उसके अलावा अपने उन्होंने कल्चर को बचाने के लिए नेशनलिज्म क्या है उन्होंने अपना एक थीम बनाया था। जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे वो यही कहते थे, उनका मतलब मेन मोटिव भी यही था कि वो लोग कॉलोनाइजर्स को बताएं कि वो एक अलग कौम है, वो अलग से मतलब कि मिक्स नहीं हो सकते, उनका कल्चर मैच नहीं करता, उनकी थॉट्स मैच नहीं करती, उनकी आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट हैं। तो ये सारा कुछ जो था ये किस थीम में आ जाता है, नेशनलिज्म की थीम में आ जाता है। क्योंकि पैट्रियोटिक मूवमेंट्स भी उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। कल्चरल वेरिएशंस, क्योंकि जब कॉलोनाइजर्स आके वहाँ रह रहे हैं तो उन्होंने अपना सारे का सारा अपना ही सिस्टम बना दिया है, तो कल्चर इंटरमिक्सिंग तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो वो एक दूसरे की जो ट्रेडिशंस हैं वो अपनाएंगे, कुछ उनसे लेंगे, कुछ उनको देंगे, मतलब कि कुछ उनकी रिवायत अपना लेंगे, कुछ अपनी उनमें शामिल कर देंगे। तो ये जो कल्चरल वेरिएशंस थी इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिखा गया था। काउंटर डिस्कोर्स किसे कहते हैं, हम लोग ने ये बात की है ना कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो इन रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल लिटरेचर है। तो काउंटर डिस्कोर्स क्या है, जो लोग जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसके रिस्पॉन्स में, उसके अगेंस्ट जाके, यानी कि अपना एग्रेशन उनकी लैंग्वेज में, उनके रूल्स ब्रेक करके जो लिखा है पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने, इसे क्या कहते हैं, काउंटर डिस्कोर्स कहते हैं। कि क्योंकि जो कॉलोनाइजर्स थे उनका ये कहना था कि अफ्रीकन्स जो हैं वो लेज़ी हैं, वाइट पीपल जो है वो बेस्ट हैं, एशियंस जो हैं वो स्टूपिड हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, अनसिविलाइज्ड हैं, हम लोग क्या करने आए हैं, इनकी स्कूलिंग करने आए हैं। तो ये काउंटर डिस्कोर्स हमें पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा जिस चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स हैं। अच्छा, अब ये जो कॉलोनाइजर्स थे उनका ये कहना था कि जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं या फिर ये जो सारे के सारे लोग हैं, इनके क्या है, मेल जो है वो फ्रेजाइल हैं, वो क्या करते हैं, वो फीमेल वो बारबैरिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स थी ये जो बहुत ही चैलेंजिंग थी उन लोगों के लिए, कॉलोनाइज्ड पीपल के लिए। तो कॉलोनाइज्ड पीपल ने इसके अगेंस्ट जाके लिखा था और लोगों को कन्विंस किया था कि अगर ये जो डोमिनेट कर रहे हैं कॉलोनाइजर्स, इनके खिलाफ खड़े होना है, अगर अपनी आइडेंटिटी को सेव करना है, अपनी आइडियोलॉजीज़ को सेव करना है, तो हमें इनकी सुपीरियरिटी को ख़त्म करना होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिशन था पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के लिए कि वो इन स्टीरियोटाइप्स को क्या करें, चैलेंज करें, और उसके अलावा अपने जो कॉलोनाइज्ड हैं उनके बाइस्ड राइटिंग्स लिखें। फिर जी हमारे पास आ जाती है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की हिस्ट्री। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये वो टाइम पीरियड रहा है 1950 से 1990s तक का टाइम पीरियड जो क्या है वो पोस्ट कॉलोनियल का है। लेकिन जो कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड रहा है वो ही वजह बना है पोस्ट कॉलोनियलिज्म की। तो ये जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, 1500, यानी कि स्टार्ट कब हो गया था, मॉडर्न कॉलोनियलिज्म कब स्टार्ट हुई थी, 1500 में। जब कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुई थी उसके जो काजेस थे, उसके जो इफेक्ट्स थे, वही तो काज बने थे ना पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की। तो कॉलोनियलिज्म स्टार्ट होता 1500 में। यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे, जो यूरोपियन नेशंस थी, उन्होंने डिस्कवर किया था किस रास्ते, समंदर के रास्ते उन्होंने अफ्रीका को, उसके अलावा आगे फिर पहुंचते चले गए थे अमेरिका को उन्होंने क्या कर लिया था, अमेरिका में भी अपनी कॉलोनी कायम कर दी थी, उसे ही उन्होंने उसके ऊपर भी अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। अच्छा, अब देखा जाए तो जो अमेरिका का पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, तो अगर जो लिटरेचर है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका को इंडिपेंडेंट हुए बहुत टाइम गुजर चुका है, और पहले यूरोप ने अमेरिका के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की, लेकिन अब अमेरिका सुपर पावर बन चुका है, अमेरिका के पास इतनी अब ताकत है कि अब कोई भी उसके ऊपर हुकूमत करने की सोच भी नहीं सकता। ठीक हो गया। अब जी उसके अलावा अमेरिका के बाद इन्होंने यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फिर इधर उधर फैलते चले गए थे कि फ्रांस और इंग्लैंड, ये जो स्पेन और सब कॉन्टिनेंट, इन सब के ऊपर यानी कि एशिया के ऊपर ही इन्होंने सारी की सारी क्या थी, अपनी कॉलोनीज़ कायम कर ली थी। और ये जो कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड रहा है 1950s में आके टूटता है। 1950s के बाद ही फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है स्टार्ट हो गया था। अब जो पाइनियर्स थे जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं इस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, उनमें एडवर्ड सईद, फ्रांज ज़नन, गायत्री स्पिवक, होमी भाभा और ग्रिफिथ स्टीफेंस जो हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नोटेबल राइटर्स हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। एडवर्ड सईद जो है ये जी पाइनियर रहे हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिएंटलिज्म, जिसमें इन्होंने क्या किसके दो कॉन्सेप्ट जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए थे, ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट के। अब ये जो वर्ड मैंने यूज़ किए हैं, अब मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ कि ओरिएंट और ऑक्सीडेंट होता क्या है। ओरिएंट कहते हैं ईस्ट को, मतलब कि जो ब्लैक पीपल हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है, जिन्हें एक्सप्लॉइट किया गया था। और जो ऑक्सीडेंट हैं वो वाइट पीपल हैं, जो कि सुपीरियर रहे हैं, डोमिनेंट रहे हैं,
जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है, ये वो लोग हो गए। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीडेंट्स थे इन्होंने कुछ स्टीरियोटाइप्स बना दी थी। इनकी जो स्टीरियोटाइप्स थे वो ये थी कि मेल जो हैं वो फ्रेजाइल हैं और फीमेल लाइक क्रीचर्स हैं। ये लोग कहते थे कि जो ओरिएंट के मेल हैं वो क्या हैं, फ्रेजाइल हैं, बारबैरिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। इसके अलावा ये जो मेल हैं ओरिएंट के, ये लोग एजम्पशंस बना लेते हैं और रेसिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी एजम्पशन बनाते रहते हैं। मेल जो है लेज़ी हैं। अब ये जो ओरिएंटलिज्म है ये रिस्पॉन्स में लिखा गया था कि जैसे बचपन में हम लोग कहते थे ना एक दूसरे को कि अगर किसी ने किसी को बुरा भला कहा तो हम कहते थे कि नहीं, जो कहता है वो खुद ही होता है। तो ओरिएंटलिज्म जो था वो यही रिस्पॉन्स था। इन्होंने ऑक्सीडेंट्स से कहा था कि ओरिएंट के बारे में जो कुछ तुम लोग कह रहे हो वो तुम खुद हो, बल्कि हम ऐसे नहीं हैं। यानी कि हमारे मेल वो नहीं है, लेज़ी नहीं है, हम बारबैरिक नहीं है, तुम खुद ही होगे, हम ऐसे नहीं हैं। उसके बाद है जी ग्रिफिथ रिफिन्स। इन्होंने अपना पहला ऐसे लिखा था द एम्पायर्स राइट्स बैक 1978 में, जो पब्लिश हुआ था, और ये बहुत ही नोटेबल वर्क है। गायत्री स्पिवक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स पोजीशन ये बुक लिखी। उसके अलावा इन्होंने अपना एक कंट्रोवर्शियल ऐसे लिखा था कैन द सबाल्टर्न स्पीक। ये कंट्रोवर्शियल ऐसे जो है ये किस बारे में है, इसमें सबाल्टर्न वो किसे कहते हैं कि जो लोग जिनकी आवाज़ को दबाई गई है, जिनकी कोई आवाज़ ही ना हो, मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। और ये फेमिनिस्ट थी। अब ये क्या है, सबाल्टर्न क्या होते हैं कि जो पुअर पीपल हैं या फिर जो कॉलोनाइज्ड हैं उनकी अपनी कोई आवाज़ है ही नहीं, या दूसरा ये होता है कि कॉलोनाइजर्स ने उनकी आवाज़ को दबाया हुआ है, या फिर इस ऐसे कह सकते हैं कि जो पुअर पीपल हैं उनकी आवाज़ को दबाया गया है, यानी कि वो वॉइसलेस पीपल हैं, और रिच जो पीपल है उन्होंने ही पुअर पीपल को वॉइसलेस बनाया है, ठीक है। उसके अलावा इनका कहना था कि पीपल जो हैं उनकी कोई वॉइस अपनी है ही नहीं, उनकी वॉइस को सुप्रेस किया गया है, और जो वीमेन हैं वो डबली और ट्रिपली इनको मार्जिनलाइज किया जाता है। पहले नंबर पर तो ये जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने वीमेन को ये किया हुआ है, इन्होंने ही विमेन को मार्जिनलाइज किया हुआ है, सुप्रेस किया हुआ है। दूसरे नंबर पे जो मेल हैं उस सोसाइटी के, उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी से ही क्या किया हुआ है, इन्हें सुप्रेस किया हुआ है। होमी भाभा ने लिखी थी ऑफ मिमिक्री एंड मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है। उसके अलावा इनकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट राइटिंग है, दूसरी बुक, वो है नेशन एंड नरेशन, जिसमें उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनमें एम्बिवलेंस, मिमिक्री, डायस्पोरा एंड इन बिटवीन। एम्बिवलेंस कहते हैं मिक्स्ड फीलिंग्स, यानी कि एट अ टाइम आपके पास हेट्रेड और लव दोनों फीलिंग्स आ रही होती हैं। उसके अलावा जी मिमिक्री, हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रिटिश हैं या फिर जो यूरोपियन नेशंस हैं उनको हम लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, दूसरा हम उन्हें इमिटेट भी करते हैं, उनकी कॉपी भी करते हैं, हम उनकी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनकी लैंग्वेज यूज़ करके उनको ही बुरा भला कह रहे होते हैं, उनके रूल्स ही ब्रेक कर रहे होते हैं। तो ये क्या हो गई, मिमिक्री हो गई। डायस्पोरा और इन बिटवीन, यानी कि इंसान जो है कश्मकश में हो जाता है किस चीज़ की, वो ये कि सपोज दैट एक जो कॉलोनाइज्ड जो पर्सन है, या फिर अब जो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सॉरी, इंडिया या पाकिस्तान का कोई बंदा जाता है अमेरिका में सेटल हो जाता है, वहाँ पर जाके वो अपने नॉस्टैल्जिया में रहता है, ठीक है। जब वो नॉस्टैल्जिया में रहेगा कि नहीं मेरा अपना मुल्क ही ठीक था, मैं वहाँ पर बिल्कुल ठीक था, ये था वो था, ये क्या है, कौन सी स्टेज है, डायस्पोरा की, क्योंकि ये क्या थे, एक डायस्पोरा की स्टेट आ गई। उसके अलावा वो यही कहेगा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, यानी कि फिजिकली तो वो वहाँ सेटल हो चुका है लेकिन मेंटली वो वहाँ सेटल नहीं है। तो ये इन बिटवीन की क्या होगी, सिचुएशन हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।